मैं दीपा जैन, आप सभी की हिंदी शिक्षिका, आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ हिंदी वसंत कक्षा 7 का पाठ 3 लेकर, जिसका शीर्षक है हिमालय की बेटियाँ। इसके लेखक हैं नागार्जुन। पाठ शुरू करने से पहले हम लेखक का परिचय जान लेते हैं। नागार्जुन का पूरा नाम वैद्यनाथ मिश्र था। इनका अन्य नाम यात्री और नागार्जुन था। इनका जन्म 30 जून 1911 को मधुबनी जिला बिहार में हुआ था। इनके पिता श्री गोकुलनाथ मिश्र थे। इनका कर्म क्षेत्र भारत ही रहा। इनकी माता अपराजिता देवी थी। ये एक कवि, लेखक और उपन्यासकार थे। इनकी मुख्य रचनाएं हैं रतिनाथ की चाची, बल्चनामा, नई पौध, बाबा बटेसरनाथ, दुखमोचन, वरुणा के बेटे इत्यादि। इन्होंने अपनी रचनाएं हिंदी, मैथिली और संस्कृत भाषाओं में लिखी। सन 1969 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 1994 में इन्हें साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया। ये मूल रूप से भारतीय थे। इन्होंने ओम शब्द ही ब्रह्म है नाम का एक लेख लिखा। नागार्जुन ने मैथिली भाषा में यात्री नाम से लेखन किया। नागार्जुन ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और उनकी मृत्यु 5 नवंबर 1998 को दरभंगा, बिहार में हो गई थी। हिमालय की बेटियाँ लेखक नागार्जुन द्वारा निबंध विधा में लिखी गई रचना है। हिमालय की बेटियाँ नाम सुनकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि हिमालय किसी व्यक्ति का नाम है और उसकी बेटियों के संबंधित ये लेख लिखा गया है, परंतु ऐसा नहीं है। हिमालय अर्थात पर्वतों का राजा, जिसे पर्वतराज भी कहा जाता है, और यह भारत का रक्षक भी कहा जाता है, जो हमारे पड़ोसी देश की सीमाओं से, उनसे होने वाले हमलों से हमारी रक्षा करने में हमारी मदद करता है। और इसकी बेटियों से मतलब है उससे निकलने वाली नदियाँ, जैसे गंगा, यमुना, सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र इत्यादि। पाठ शुरू करने से पहले आइए हम पाठ के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। संभ्रांत अर्थात सभ्य या शिष्ट, कौतूहल, जिज्ञासा, विस्मय, आश्चर्य, बाल लीला, बचपन का खेल, प्रेयसी, प्रेमिका, अधिकताएं, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, उपत्यकाएं, चोटियाँ, लीला निकेतन, लीला करने का घर, यक्ष, कालिदास के मेघदूत का मुख्य पात्र, सचेतन, सजीव, प्रतिदान, वापिस, मुदित, खुश, खुमारी, नशा, बलिहारी, कुर्बानी, नटी, कोई भूमिका निभाने वाली, अनुपम, जिसकी उपमा ना हो, गंभीर, शांत, प्रवाहित, बहना, बंधन, गहरी, झिझक, शर्म। इस निबंध में लेखक ने उन नदियों का वर्णन किया है जो हिमालय से निकलकर सागर तक पहुंचने के मध्य कहीं रूप धारण कर लेती है। लेखक ने अभी तक इन नदियों को दूर से ही देखा था। मैदानी इलाकों में ये नदियाँ बड़ी गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई सी प्रतीत होती थी। किसी सभ्य महिला की तरह दिखने वाली इन नदियों के प्रति लेखक के मन में आदर और श्रद्धा के भाव थे। अब यहाँ पे लेखक क्या कहना चाहता है कि जिस तरह से कोई शिष्ट महिला, जिसके चलने फिरने का ढंग बिल्कुल सही होता है, जिसकी चाल में ज़रा सी भी खराबी नहीं होती, जिस तरह वो महिला लगती है, उसी तरह लेखक को मैदानी इलाकों में वो नदियाँ लगती थी। लेखक ने यहाँ नदियों का मानवीकरण किया है। नदियों को मानव के रूप में लेकर ये निबंध उसने लिखा है। उसे ये एक महिला की तरह लगती थी। वह इन नदियों की धारा में वैसे ही डुबकी लगाया करता था जैसे कोई बच्चा अपनी माँ, दादी, मौसी या मामी की गोद में खेला करता है। यानी कि लेखक जब भी इन नदियों में तैरने के लिए या नहाने के लिए जाता तो वो इनमें ऐसे डुबकियां लगाता था जैसे बच्चा अपनी माँ की गोद में उछल कूद करता है। मैदानी भागों में नदियाँ माता के रूप में पूजी जाती हैं और मानव जाति के पालन पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आपको भी पता है कि नदियों के जल को पीने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, खेती बाड़ी के लिए प्रयोग में लाया जाता है और ना जाने कितने काम हम इन नदियों के जल से करते हैं। इसीलिए लेखक के मन में इनके प्रति आदर और श्रद्धा का भाव सहज ही उत्पन्न हो जाता है। लेकिन इस बार जब लेखक हिमालय की यात्रा पर गया
तो इन नदियों को एक अलग ही रूप में उसने देखा और वो हैरान रह गया। हिमालय पर दुबली पतली सी दिखने वाली गंगा, मतलब जब भी हम नदियों को देखते हैं तो नदियों का बहुत सूक्ष्म रूप ही हमें दिखाई देता है। वे दुबली पतली एक औरत की तरह लगती हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि निबंध में लेखक ने नदियों का मानवीकरण किया है। तो लेखक को ये नदियाँ पहले दुबली पतली सी लगती थीं। गंगा हो, यमुना हो, सतलुज हो, मैदानों में उतरकर ये कितनी बड़ी विशाल हो जाती हैं। पहाड़ों पे जब ये निकलती हैं तो पतली संकरी रूप में होकर निकलती है, लेकिन जब ये मैदान में आती हैं तो ये फैल जाती हैं, इनका रूप विस्तृत हो जाता है। इनके व्यवहार की चंचलता और उल्लास मैदानों में आकर समाप्त हो जाती हैं। अब आप देखिए कि हिमालय की नदियों का जो जल होता है वो पहाड़ों से टकरा टकरा कर तरह तरह की आवाज़ें निकालता है। लेखक को ऐसा लगता है कभी वे हंस रही हैं, कभी वो अटखेलियाँ कर रही हैं, कभी वे इधर उधर नाच रही हैं और उल्लास में वो ना जाने क्या गा रही हैं। लेकिन जब वो मैदानों में आ जाती हैं तो वो बस एक साधारण तरीके से बहती हैं और इनका ये सारा उल्लास जो है वो समाप्त हो जाता है। उनकी सारी चंचलता जो है मैदानों में आकर समाप्त हो जाती है। लेखक इन बेटियों की बाल लीला हिमालय में देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गया। वह कभी एक छोटी लड़की को भी उछल कूद करता देखकर इतना प्रसन्न, इतना कौतूहल से नहीं भरा जितना कि वो इन नदियों को पहाड़ों पर अटखेलियाँ करता देखकर कौतूहल से भर गया। लेखक सोच में पड़ जाता है कि अपने महान पिता, अब पिता किसे कहा गया है? हिमालय को। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी ये नदियाँ अतृप्त हैं, यानी कि प्यासी हैं और ना जाने किस लक्ष्य की ओर बेचैन होकर भागी जा रही हैं। नदियाँ आपको भी पता है कभी किसी एक जगह पर नहीं ठहरती, वह इधर से उधर दौड़ लगाती रहती हैं। काका कालेलकर ने इन्हें लोक माता कहा है, क्योंकि जिस तरह एक माता अपने बच्चों का लालन पोषण करती है, उनको खिलाती है, पिलाती है, बड़ा करती है, उसी प्रकार नदियाँ भी हमारा भरण पोषण करती हैं, हमारे लिए पीने के पानी की व्यवस्था करती हैं, हमारे खेतों में अन्न उपजाने में मदद करती हैं, पेड़ पौधों को बड़ा होने में उनकी मदद करती हैं। इसी कारण से काका कालेलकर ने उन्हें लोक माता कहा है। वह कौन सी मंजिल है जिस पर पहुंचकर इनकी प्यास बुझेगी? बर्फहीन पहाड़ियाँ, हरी भरी घाटियाँ, गहरी गुफाएं, देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें अपने पिता की याद आए और ये अपनी बीती बातें याद करके सोचें कि किस तरह हम अपने पिता की गोद में अटखेलियाँ किया करती थीं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बीच रावी, सतलज, चिनाब, झेलम, गंगा, यमुना, गंडक आदि कई छोटी बड़ी नदियां हैं जो हिमालय की ही बेटियां हैं। वास्तव में ये नदियां हिमालय के पिघले हुए मन की बूंदें हैं जो इकट्ठा होकर समुद्र की ओर बहने चल जाती हैं। वह समुद्र सचमुच बड़ा ही सौभाग्यशाली है जिसने पर्वतराज हिमालय की इन बेटियों को अपनी गोद में समा लिया, उनका हाथ थाम लिया। मैदानों में इन नदियों को देखकर शायद ही कोई ये सोच सके कि ये नदियाँ वृद्ध हिमालय की गोद में बच्चियाँ बनकर रहती हैं और मैदानों में आकर ये एक बहन और प्रेयसी का रूप धारण कर लेती हैं। लेखक कहता है कि हिमालय की गोद में ये नंग धड़ंग खेलती हैं, लेकिन मैदानों में आकर इनका रूप एक प्रेयसी, प्रेमिका, माँ इत्यादि का बन जाता है। लेखक ने इसी कारण से हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में जरा भी संकोच नहीं किया है। कालिदास एक महान कवि थे और उन्होंने एक रचना की थी जिसका नाम था मेघदूत। तो कालिदास ने अपने मेघदूत में बेतवा नदी को प्रेयसी के रूप में चित्रित किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैदानों में आकर ये नदियाँ प्रेयसी, माँ, बहन इस तरह के रूप धारण कर लेती हैं। तो लेखक कहता है कि अलग अलग लोगों ने इन्हें अलग अलग रूपों में देखा है। कोई इन्हें माता मानता है, कोई इन्हें प्रेयसी मानता है, कोई इन्हें बहन मानता है।
इसी तरह से लेखक ने अलग अलग रूपों का चित्रण इस निबंध में किया है। इतना ही नहीं, ममता का एक और धागा भी इन सब के लिए लेखक ने जोड़ दिया, वो था बहन का। क्योंकि थोलिंग में परेशानी के क्षणों में जब वह सतलज के किनारे में जा बैठा था तो उसका मन जो था वहाँ जाकर तरोताज़ा भी हो जाता था। ठीक वैसे ही जब कोई बहन अपने भाई से किसी मुश्किल में चुटकी बजाते हुए उसकी उलझनों को सुलझा देती है, वैसे ही लेखक जब भी जाकर सतलज के किनारे अपना पैर उस सतलज के पानी में डालता तो उसका मन तरोताज़ा हो जाता और वह गुनगुनाने लगता। क्या गुनगुनाने लगता? जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी, तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकटी नदी चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। तो इस पाठ के द्वारा लेखक नागार्जुन यही संदेश देना चाहते हैं कि नदियों का हमारे जीवन में विशेष महत्व होता है और नदियाँ अनेक रूपों में हमारे सामने हमारी बहन, बेटी और माँ अर्थात मानवीकरण के रूप में हमारे सामने आती हैं और नदियों के बिना हमारा जीवन जो है अतृप्त रहता है। और नदियों को इस निबंध में लेखक नागार्जुन ने हिमालय की बेटियां कहकर संबोधित किया है।